आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। नॉर्थ के स्टेट ने बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाई और साउथ के स्टेट ने जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस किया। अगर कोई बहुत ज्यादा नंबरों से लीड ले ले तो हो सकता है सेकंड थर्ड राउंड की गणना में वो पिछड़ जाए। रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये बाइंडिंग है। इस प्रावधान का किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं हो सकता। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति वीटो कर लेता है किसी भी विधेयक पर, कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर, तो अमेरिका की कांग्रेस चाहे तो विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को रद्द कर देती है, कानून बना लेती है। वहाँ की सीनेट और नेशनल असेंबली दोनों मिलकर एक हाई कोर्ट का गठन करते हैं और उस उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति को हटाने के मामले में सुनवाई होती है, तब राष्ट्रपति हटाया जाता है। तो और जटिल प्रक्रिया है। कैसे हैं आप लोग? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संविधान संशोधन के विषय में चर्चा कंप्लीट कर ली थी, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये 2 टॉपिक हैं हमारे, जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। तो कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या इनकी पावर्स हैं, कैसे इनको रिमूव किया जाता है, इन सारी बातों के विषय में हम लोग यहाँ पर विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से शुरू करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संघ की कार्यपालिका का प्रधान है प्रेसिडेंट। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के विषय में वर्णन किया गया है और जो कार्यपालिका का हिस्सा है आर्टिकल 52 से लेकर के और 78 तक, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में व्यापक प्रावधानों का वर्णन है। तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? वह संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो हम लोग संघ की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में वह भूमिका कैसे निभाता है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हम लोग इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि हमने गणतांत्रिक व्यवस्था अपनाई है, रिपब्लिक हमने अपनाया है, रिपब्लिक में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, यह स्वतंत्रता है कि वह राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्र के अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चुना हुआ होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो कैसे चुना जाएगा? आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में प्रावधान करता है। यह निर्वाचक मंडल की घोषणा करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। कौन कौन लोग शामिल होंगे? पहली बात, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानसभा, क्योंकि राज्यों में 2 सदन हो सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता और राज्य की विधान परिषद के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाता यदि कहीं विधान परिषद है तो। और दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये लोग शामिल होते हैं, यानी ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर हैं, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका अपनाया, आर्टिकल 55 ये निर्वाचन की रीति बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, निर्वाचन का तरीका कैसा होगा, ये कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा।
डायरेक्ट होने का मतलब है कि जनता सीधे वोट डालकर चुनती है, जैसे हम लोग लोकसभा विधानसभा के चुनाव में सांसद और विधायक चुनते हैं। लेकिन यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, ये इनडायरेक्ट वोटिंग है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी हम पहले एक निर्वाचक मंडल चुनते हैं। तो हमारा चुना हुआ निर्वाचक मंडल ऑलरेडी मौजूद है, जो संसद सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं। तो हमने निर्वाचक मंडल चुना और इस निर्वाचक मंडल ने राष्ट्रपति को चुना। निर्वाचन का जो दूसरा तरीका है वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अपनाया गया है। चुनाव की एक पद्धति है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें एक व्यक्ति एक वोट डालता है और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो विजयी हो जाता है। उसे कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं इस बात की कोई वैल्यू नहीं होती। सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलेगा वो विजयी हो जाएगा। तो इसे द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में हम एक निश्चित कोटा रखते हैं, यानी राष्ट्रपति वह व्यक्ति चुना जाए जो कम से कम 50% प्लस 1 वोट पा सके, यानी कम से कम आधे लोगों का समर्थन जिसे मिला हो। तो उसके लिए फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हम अपनाते हैं, जिसमें कोटा पद्धति होती है। 50% प्लस 1 वोट मिलने पर ही विजयी घोषित किया जाएगा और इसमें एक व्यक्ति को एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिलता है। इसका चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकता, बैलेट पेपर से होता है, वरीयता क्रम दिए जाते हैं। तो ये द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से बिल्कुल अलग है, विधानसभा लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। अब इसमें हमने बताया कोटा होता है, 50% से एक वोट ज़्यादा जिसको मिलेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। मान लो किसी को कोटा नहीं मिला तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा होगा? हालांकि फ्रांस में दोबारा होता है, लेकिन हमने ऐसी जटिल पद्धति नहीं अपनाई। तो हमने ये पद्धति अपनाई कि हम गणना दोबारा करेंगे, एकल संक्रमणीय मत अपनाएंगे। ये गणना की पद्धति है और इसी के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो आर्टिकल 55 ये कहता है। लेकिन अब चूंकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है यहाँ चुनाव में, तो राज्यों के बीच एक रूपता भी जरूरी है, वरना उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की और सिक्किम जैसे छोटे राज्य में केवल 32 सीटें हैं। तो राज्यों को ये ना लगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमें समान न्याय नहीं मिल रहा है, समान भागीदारी नहीं मिल रही है। तो ये भी सुनिश्चित करना जरूरी था। संघ और राज्यों के बीच भी एक पैरिटी लानी जरूरी थी, समतुल्यता लानी जरूरी थी। इसलिए राज्यों के बीच एकरूपता लाने के लिए, संघ और राज्यों के बीच समतुल्यता लाने के लिए संविधान सभा ने ये तय किया कि राज्यों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया जाएगा, तो राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलेगी वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर विधायकों को हम वोट देने का अधिकार उनकी जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में दें, तो ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं उन्हें ज़्यादा वोट देने का अधिकार मिलेगा, कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम वोट देने का अधिकार मिलेगा। लेकिन राज्य ये आरोप नहीं लगाएंगे कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है, जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग का अधिकार मिल रहा है। तो जनसंख्या के अनुपात में वोटिंग का अधिकार कैसे मिले, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने 2 फार्मूले डिजाइन किए और इसके आधार पर वोटिंग हुई। कैसे वोटिंग हुई, अब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले वो फार्मूला हम लोग समझ लेते हैं। राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के एक मत का मूल्य क्या होगा? वो होगा राज्य की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या से भाग दे देंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं, प्रत्येक राज्य के लिए यही होगा और इसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से फिर डिवाइड कर देंगे गणना को आसान करने के लिए, क्योंकि भाग देने पर बहुत लंबा नंबर आ जाएगा। तो हम 1000 से भाग दे करके कैलकुलेशन को इजी करना चाहते हैं। तो सभी राज्यों के लिए ये फार्मूला अपनाएंगे हम। जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का अधिकार देंगे। जितने वैल्यूज आ जाएंगी एक व्यक्ति उतने वोट दे सकेगा, उतने वोट दे सकेगा। इसका मतलब है मान लो 50 आ गई वोट वैल्यू,
तो व्यक्ति 1 वोट देगा 50 काउंट करेंगे, 10 आ गई तो 1 वोट देगा 10 काउंट करेंगे, 7 आ गई 1 वोट देगा 7 काउंट करेंगे, 200 आ गई 1 वोट देगा 200 काउंट करेंगे। तो वोट वैल्यूज अलग अलग होंगी अलग अलग राज्यों में, लेकिन राज्य आपत्ति प्रकट नहीं करेंगे क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में है। एक बात। दूसरी बात, ये जो पॉपुलेशन ली जाती है ये अभी 1971 की ली जाती है। 2026 तक यही फ्रीज है। 2026 के बाद जनगणना के जो नए आंकड़े आएंगे उनके बाद इसे चेंज किया जा सकता है संविधान के मुताबिक, 84th अमेंडमेंट के मुताबिक। लेकिन 1971 की जनगणना फ्रीज इसलिए कर दी गई क्योंकि साउथ के स्टेट्स ने ये आपत्ति प्रकट करनी शुरू की कि नॉर्थ के स्टेट ने बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाई और साउथ के स्टेट ने जनसंख्या नियंत्रण पर फोकस किया, तो उन्होंने बेतहाशा नहीं बढ़ाई। तो उन्होंने कहा जनसंख्या के अनुपात में अगर वोट वैल्यू दी जाएगी तो नॉर्थ के राज्यों को ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि वो बेतहाशा जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं और हम लोग विकास और जनसंख्या दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। नॉर्थ जो साउथ के स्टेट्स थे उनकी बात जेन्युइन थी, इसलिए उनके द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने पर जनसंख्या को 1971 की जनसंख्या पर ही फ्रीज कर दिया गया। तो 1971 की जनसंख्या फ्रीज है फिलहाल। अब ये तो विधानसभा के सदस्य हो गए। अब विधानसभा के सदस्यों के साथ साथ संसद सदस्य भी देते हैं वोट। तो संसद के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकलेगा? इनके मत का मूल्य निकलेगा जो राज्यों के कुल मत मूल्य हैं, राज्यों के कुल मत मूल्य हैं, इनको डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्य से, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद कहने पे दोनों सदन आ जाते हैं और पूर्णांक में वैल्यू लेंगे। यहां भी वोट वैल्यू पूर्णांक में लेंगे, आधा एक वोट तो होगा नहीं, 0.5 0.6 वोट तो होगा नहीं, पूर्णांक में लेंगे। भाग का जो नियम अप्लाई होता है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो राज्यों के कुल मत मूल्य, सभी राज्यों की जितनी टोटल वोट वैल्यू आएंगी उनको जोड़ लेंगे और संसद के निर्वाचित सदस्य से भाग दे देंगे। ये संख्या निश्चित होती है क्योंकि 71 की पॉपुलेशन के आधार पर है, तो संख्या निश्चित है। अब कैसे निश्चित है, ये गणना कैसे की जाती है? देखो, अभी द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन हुआ उस इलेक्शन का चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे हम लोग समझते हैं, ये जो हमने फार्मूला बताया ये कैसे अप्लाई होता है। ये जो द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हुआ 2022 में, उसी का ये चार्ट है। हमने बताया कि जो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के 1 वोट का वैल्यू है, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की चुनी गई सदस्य संख्या से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं, तब आता है। कैसे आता है देखो, अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है, तो चलो आंध्र प्रदेश ही ले लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले है। आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा के चुने गए सदस्य हैं वो हैं 175, 175। आंध्र प्रदेश की 1971 के आधार पर जो जनसंख्या है वो है 2,78,0586, 2,78,0586। तो आंध्र प्रदेश के लिए 2,78,0586 को हम भाग देंगे 175 से। सिंपल सा मैथ्स है। इसके बाद फिर 1000 से भाग दे देंगे, तो ये आया बच्चों 159। इसका मतलब है कि आंध्र प्रदेश का एक विधायक वोट करेगा, उसको 159 हम काउंट करेंगे। अब आंध्र प्रदेश से टोटल वोट कितने आएंगे? एक सदस्य की वोट वैल्यू है 159 और टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल मेंबर हैं 175। तो 159 को 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 27,825 वोट टोटल आएंगे आंध्र प्रदेश से। अब एक छोटा देखो, अरुणाचल प्रदेश नंबर 2 पर है। अरुणाचल प्रदेश की 1971 में टोटल पॉपुलेशन थी 4,67,511, 4,67,511 और जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 60। तो इसको 60 से भाग दे देंगे, फिर 1000 से भाग देंगे,
तो बच्चों टोटल जो वोट वैल्यू आ गई, ये आ गई 8, केवल 8, ओनली 8। तो विधान आंध्र प्रदेश में प्रत्येक सदस्य को 159 वोट देने का अधिकार है, यानी एक वोट देगा 159 गिनेंगे। अरुणाचल प्रदेश का विधायक एक वोट देगा 8 गिनेंगे। लेकिन अब इसमें उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर वोट का अधिकार दिया जा रहा है, इसलिए वो आरोप नहीं लगाएंगे। टोटल वोट अरुणाचल प्रदेश से कितने आएंगे? 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में, 8 वोट वैल्यू है, तो 60 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 480। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 403 सीटें हैं, 8,38,49,905 जनसंख्या थी 1971 में, टोटल 208 वोट वैल्यू आ गई उत्तर प्रदेश की, टोटल 208 आ गई। सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जो वोट वैल्यू आई है, सबसे कम वोट वैल्यू आती है सिक्किम की। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 32 सीटें हैं सिक्किम के राज्य में, और सिक्किम में जो जनसंख्या थी वो 2,09,000, केवल 2,09,843 पॉपुलेशन थी 71 में। तो भाग देंगे तो टोटल 7 वोट वैल्यू आएगी। तो इसी तरीके से वोट वैल्यू काउंट कर लेते हैं, और इस वोट वैल्यू के आधार पर उस राज्य से कितने वोट पड़ते हैं ये काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे विधायकों के मत मूल्य निकालते हैं। फिर संसद के, अब विधायकों के ये जो मत मूल्य निकले टोटल हर राज्य से, इसको जोड़ लिया गया, ये आया 5,43,231। तो सभी राज्यों से मिला के 5,43,231 वोट पड़ते हैं। अब इस राज्यों के कुल मत मूल्य को 5,43,231 से हम संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे देते हैं। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543 लोकसभा में, 233 राज्यसभा में, तो 776 हो गए टोटल इलेक्टेड मेंबर। 776 से भाग दे देते हैं तो टोटल वोट वैल्यू आ गई 700, यानी संसद सदस्य जो वोट देगा उसको 700 काउंट करेंगे। इसी तरीके से ये वोट वैल्यूज काउंट की जाती हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब देखो इस वोट वैल्यू में कैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोटिंग होती है। चुनाव में बैलेट पेपर दिए जाते हैं, और बैलेट पेपर में प्रत्याशियों के नाम होते हैं, ABCD प्रत्याशी हैं मान लो। तो हम जब वोट करेंगे, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो हम संसद के सदस्य होते या विधानसभा के सदस्य होते, तो हम मान लो B को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो B के आगे नंबर 1 लिखते। इसके बाद A राष्ट्रपति बने तो A के आगे नंबर 2 लिखते, C राष्ट्रपति बने C के आगे 3 लिखते, इसके बाद D बने D के आगे 4 लिखते। अपनी वरीयता क्रम देते हैं। अगला आदमी वोट करेगा तो ABCD 4 प्रत्याशी हैं। अगला आदमी मान लो केवल A को ही 1 वोट दे दिया, बाकी किसी को कोई वोट नहीं दिया, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। पहला वोट देना जरूरी है किसी को। फिर किसी ने वोट दिया, D को नंबर 1 दे दिया, C को नंबर 2 दे दिया, D को नंबर 3 दे दिया, B को नंबर 4 दे दिया। तो इस तरीके से प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, वरीयता क्रम के आधार पर वोटिंग होती है। जब हम वोटों की गणना करते हैं तो बैलेट पेपर ओपन कर लेते हैं, और जिसको नंबर 1 दी गई है उसको वोट काउंट कर लेते हैं। जैसे ये B के आगे नंबर 1 है तो ये वोट B के खाते में जाएगा, ये A के आगे नंबर 1 है तो ये वोट A के खाते में जाएगा, D के आगे नंबर 1 है तो ये वोट D के खाते में जाएगा। ऐसे ही वोट वैल्यू काउंट की जाती है। वोट वैल्यू काउंट करके हम लोग जो कोटा निकालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो कुल वोट, जितने कुल वोट हैं, वैध वोट हैं, उनके बटे 2 + 1, यानी 50% + 1 जिसको वोट मिलता है वो राष्ट्रपति विजयी घोषित किया जाएगा। लेकिन मान लो किसी को 50% + 1 वोट नहीं मिले तो क्या होगा? तब ऐसी दशा में एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपनाते हैं। कैसे काम करता है, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में 10,000 वोट पड़े। संख्या हमने बहुत छोटी ले ली, इसलिए ये छोटी संख्या हमने ले ली जिससे हम कैलकुलेशन को आसानी से समझ सके, क्योंकि कैलकुलेशन समझाने जा रहे हैं। अगर हम बड़ी संख्या ले लें, जैसे 10 लाख वोट पड़े हैं, तो आप उन्हीं लाख में ही उलझ के रह जाओगे, तो फिर नहीं समझ पाओगे। इसलिए हमने छोटी संख्या ले ली कि मान लो 10,000 वोट पड़े। अब 10,000 वोट में राष्ट्रपति बनने के लिए जो कोटा चाहिए वो कितना होगा? 5,000 + 1, यानी 5,001 वोट जिसे मिलेगा
वो राष्ट्रपति बनेगा। 50% प्लस 1 है। मान लो 4 प्रत्याशी हैं हमारे, ए बी सी डी। ए को मिले 4000, बी को मिले 3000, सी को मिले 2000 और डी को मिले 1000। इतने वोट मिल गए। अब अगर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता, जो दौड़ में सबसे आगे वो विजयी, जो खंभा पहले जाके छू ले वो विजयी, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए वो विजयी, तो ए विजयी हो जाता, ए जीत जाता। लेकिन ये द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। तो इसमें उसे विजयी घोषित किया जाएगा जो मिनिमम कोटा पाएगा। हमारा मिनिमम कोटा कितना है? 5001। तो 5001 किसी को नहीं मिला, तो अब नहीं मिला तो क्या करेंगे? तब चुनाव दोबारा नहीं होगा, गणना दोबारा होगी। उस गणना को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कैसे ये वोट ट्रांसफर होता है? देखो, इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सबसे, किसके जीतने की संभावना सबसे कम है, तो डी की है। कौन सबसे अच्छे तरीके से हारा? डी हारा, तो डी को हम फाइट से बाहर कर देंगे। डी के 1000 बैलेट पेपर ओपन किए जाएंगे। बड़ा जटिल है प्रणाली है। 1000 बैलेट पेपर फिर बैठ के ओपन किए जाएंगे। ओपन करके देखेंगे कि अब ए बी और सी को कितने वोट मिल रहे हैं इसमें, क्योंकि डी तो फाइट से बाहर हो गया। तो जब बैलेट पेपर ओपन करेंगे तो 1000 तो वो वोट हैं जिन्होंने डी को नंबर 1 लिखा, नंबर 1 लिखा। लेकिन इसी 1000 में किसी को नंबर 2 मिला होगा, किसी को नंबर 3 मिला होगा, तो जिसको नेक्स्ट प्रेफरेंस मिलता है काउंट कर लेते हैं। तो ए बी सी में देखते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको मिला, नंबर 2 किसको मिला। मान लो ए को मिला 100, बी को मिला 800 और सी को मिला 100। 1000 हो गया। तो अब एक एक वोट इनके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसको कहेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। कैसे? 4000 में 100 जुड़ जाएंगे, 3000 में 800 जुड़ जाएंगे, 2000 में 100 जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 4100, ये हो गया 3800 और ये हो गया 2100। अब भी कोई नहीं जीता, अब भी कोई नहीं जीता, तो फिर ये गणना की पद्धति अपनाएंगे। अब कौन बाहर होगा? तुम बताओ कौन बाहर होगा? अब बाहर होगा सी, क्योंकि सी के जीतने की संभावना सबसे कम। तो 2100 बैलेट पेपर इनके ओपन किए जाएंगे। 2000 लोग वो हैं जिन्होंने सी को नंबर 1 लिखा है और 100 लोग वो हैं जिन्होंने सी को नंबर 2 लिखा है, क्योंकि ये वोट सिंगल ट्रांसफरेबल से आए हैं। 100 लोग वो हैं जिन्होंने सी को नंबर 2 लिखा है। तो हम देखेंगे नंबर 3 किसको लिखा है, नेक्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा। 2000 वोट में से जिन्होंने सी को नंबर 1 लिखा है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों ने डी को नंबर 2 दे दिया है, तो डी तो पहले बाहर हो चुका है। तो देखेंगे ए या बी में से नंबर 3 किसको दिया है, तो नेक्स्ट प्रेफरेंस काउंट होता है। मान लो इस 2100 में से ए और बी को मिले 600 और 1500 वोट, हमने बैलेट पेपर ओपन किया, तो फिर एसटीवी लगेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लगेगा। इनके अकाउंट में 600 वोट जुड़ जाएंगे, इनके अकाउंट में 1500 वोट जुड़ जाएंगे। ये हो गया 4700, ये हो गया 5300। बधाई हो, बी राष्ट्रपति बन गया, बी राष्ट्रपति विजयी हो गया। निष्पक्ष चुनाव मैंने करा दिया, राष्ट्रपति का निष्पक्ष गणना मैंने करा दी, मैंने जानबूझकर बी को जिताया। आप देख रहे होगे, वरना हम नंबर इधर उधर ऊपर नीचे कर देते। ए को जिताते, ए से मेरा नाम शुरू होता है, मुझे अच्छा लगता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि निष्पक्ष कराया मैंने, ऐसा नहीं है। मैंने जानबूझकर इसलिए ऐसा किया, ये बताने के लिए कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नंबरों से लीड ले ले तो हो सकता है सेकंड थर्ड राउंड की गणना में वो पिछड़ जाए, इसलिए जो पीछे है वो आगे आ सकता है, इसकी संभावना रहती है, इसकी संभावना रहती है। इसलिए ये बताने के लिए हमने बी को नंबर दिए और ए को पीछे कर दिया। तो इस तरीके से ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट काम करता है। हालांकि हमारे यहाँ ये अपना यूज़ नहीं होता, केवल एक बार यूज़ हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली बेहद जटिल है, इसलिए पहले से ही सर्वसम्मति बना ली जाती है और तय कर लिया जाता है कि किसको कितने वोट मिलने वाले हैं और राष्ट्रपति एक बहुमत से
कोटा पा करके प्रॉपर बन जाए। केवल वीवी गिर जब राष्ट्रपति बने तो उनके लिए अपनाना पड़ा, और ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए। एक नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा घोषित किए गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी उनके नाम से सहमत नहीं थी, प्रधानमंत्री थी, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग प्रत्याशी घोषित कर दिया, वीवी गिरी को। वीवी गिर राष्ट्रपति भी थे, उपराष्ट्रपति भी थे उस समय। तो उनसे कहा गया कि भई तुम चुनाव लड़ जाओ, हाँ, बाकी हम देख लेंगे। तो इन अंतरात्मा के आधार पर वोट देने की अपील की गई। नतीजा ये हुआ कि कोई पहले राउंड में 50% +1 वोट नहीं पा सका, क्योंकि एक ही पार्टी ने 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए। फिर जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की गणना हुई तो उसमें वीवी गिरी आगे निकल गए, और इस तरीके से वैराह वेंकट गिरी राष्ट्रपति बन गए। तो केवल एक बार ऐसा अवसर आया है जब हम लोगों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज़ किया है, इसके अलावा यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के अगर कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 कहता है कि ऐसे विवाद का निपटारा, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद हो जाए तो आर्टिकल 71 कहता है कि ऐसे विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दे, रद्द कर दे, तो अब तक राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्यों की वैधता को चुनौती नहीं दी जाएगी। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है, कोई स्थान खाली है, जैसे किसी राज्य में विधानसभा नहीं है या विधानसभा में कई सीटें खाली हैं, तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी रिक्ति है, वैकेंसी है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं टलेगा, वो अपने समय पर होगा। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव को कराने के लिए कानून बना सकती है। संसद ने कानून बनाया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही दी जा सकती है। राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने के पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में वह कोई याचिका स्वीकार नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा तभी कोई याचिका स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और राष्ट्रपति के चुनाव को हर कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। या तो प्रत्याशी स्वयं देंगे या राष्ट्रपति के चुनाव के कम से कम 20 मतदाता देंगे। ये प्रावधान कर दिया गया है। योग्यता क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? आर्टिकल 58, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 वर्ष की मिनिमम एज होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और तो संघ और राज्यों के मंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। बाकी संसद कानून बना के तय करेगी किसको लाभ का पद माना जाएगा। इन्हें फिलहाल लाभ का पद नहीं माना जाएगा। क्या सेवा शर्तें होंगी राष्ट्रपति की? आर्टिकल 59 कहता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। लाभ के पद की व्याख्या हम लोग संसद में करेंगे, अब इसलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। लाभ का पद योग्यता में भी है, लाभ का पद सेवा शर्तों में भी है। संसद राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के लिए कानून बनाएगी। राष्ट्रपति निःशुल्क आवास का उपयोग करेगा, राष्ट्रपति भवन है उसके लिए, और उसके पदावधि के दौरान, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते आदि कम नहीं किए जाएंगे। ये उसकी सेवा शर्तों का प्रावधान है। राष्ट्रपति के लिए शपथ, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन करता है। राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने से पहले सीजीआई के समक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाता है भारत का। किन बातों की शपथ दिलाता है? पहली बात, संविधान और विधि के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करने की, कर्तव्यों का पालन करने का। दूसरा, संविधान और विधि का संरक्षण करने
परिरक्षण करने और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेता है। टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाए रखेगा। टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का प्रतिरक्षण करेगा, बाहरी हमलों से बचाना। टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को नष्ट होने से बचाना। तो ये शपथ ग्रहण करता है। और तीसरी शपथ लेता है भारत के लोगों की सेवा में निरंतर लगे रहने की। इस शपथ के बाद ही वह अपना कार्यकाल ग्रहण करता है। कितने समय के लिए कार्यकाल ग्रहण करता है? आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष की गणना कब से होगी? जिस तारीख को वह पद ग्रहण करेगा, जिस तारीख को वह पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 वर्ष माना जाएगा। लेकिन इससे पहले वह अपना पद त्याग कर सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। आर्टिकल 56 ही कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपेगा। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति संसद का अंग भी होता है, इसलिए। तो एक तरीका है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, दूसरा तरीका है ऊपर वाला त्यागपत्र ले ले, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तब पद रिक्त हो सकता है, और तीसरा तरीका है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। तो कैसे हटाया जाएगा? आर्टिकल 56 कहता है हटाया जाना। ये आर्टिकल 56 ही कहता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। महाभियोग कैसे लगाया जाएगा? राष्ट्रपति के लिए केवल और केवल एक आधार है, संविधान का उल्लंघन, जो आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि केवल और केवल संविधान का उल्लंघन करने पर केवल एक आधार है। अमेरिका में कई आधार हैं, देशद्रोह है, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, तरह तरह की, क्योंकि वहाँ वो वास्तविक कार्यपालक है, हमारे यहाँ नाम मात्र का कार्यपालक है, डिफरेंस है। तो केवल और केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग आर्टिकल 56 में किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा, और आर्टिकल 61 में किया गया है, संविधान में 2 जगह। आर्टिकल 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट, यह बताता है कि राष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाएगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी। आधार तो बता दिया आर्टिकल 56 में कि कैसे, किस आधार पर हटाया जाएगा, संविधान के उल्लंघन के आधार पर। प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, ये 61 बताता है। महाभियोग संसदीय प्रक्रिया है, ये एक संसद में चलती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये, यानी न्याय करने जैसी है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसे होता है? कोई भी सदन शुरुआत करता है, कोई सदन शुरुआत करेगा। कैसे शुरुआत करेगा? राष्ट्रपति पर आरोप लगाएगा। किस चीज का आरोप लगाएगा? संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा ना, केवल एक ही आधार पर हटाया जाता है, तो संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाएगा। कैसे लगाएगा आरोप? आरोप कैसे लगाएगा? आरोप की शर्तें हैं। आरोप एक संकल्प के रूप में होगा। संकल्प का मतलब क्या है? संकल्प का मतलब है कि एक बार आरोप लगा दिया तो वापस नहीं ले सकते, बाद में नहीं कह सकते अरे गलती हो गई, गलती से लगा दिया, बहकावे में आके लगा दिया, ये सब नहीं चलेगा। आरोप लगा दिया तो लगा दिया फिर। तो आरोप संकल्प के रूप में होगा। 14 डेज की नोटिस दी जाएगी, 14 दिन की प्रायर नोटिस दी जाएगी, पूर्व नोटिस दी जाएगी, और जो सदन आरोप लगाएगा उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे, उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, तभी आरोप लगा हुआ माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। अब अगर आरोप लग गया तो क्या होगा? इस सदन में आरोप पर चर्चा होगी। अगर ये हो गया और सदन के मुखिया ने स्वीकार कर लिया तो चर्चा होगी, चर्चा के बाद मतदान होगा। अगर मतदान में सदन के कुल संख्या के 2/3 बहुमत से
पारित हो, सदन की कुल संख्या, अगर राज्यसभा में पारित होता है तो राज्यसभा में 245 है तो 245 का 2/3, अगर लोकसभा में पारित होता है तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 543 543 का 2/3। तो कुल संख्या के 2/3 सदस्यों से अगर पारित हो जाए तो फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा, तब दूसरे सदन में भेजा जाएगा। अगर नहीं पारित हुआ 2/3 सदस्यों से तो वहीं खत्म हो जाएगा। अगर पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन क्या करेगा? जांच करेगा, राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि न्याय का प्राकृतिक नियम है, पढ़ा है हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में, न्याय का प्राकृतिक नियम है, मुझे भी सुनो, मुझे सुने बिना मेरे विरुद्ध निर्णय मत लो। तो राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में अगर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप गलत पाए गए, तो फिर वो प्रक्रिया यहीं समाप्त हो गई। जो आरोप लगे वो गलत पाए गए, इसलिए प्रक्रिया वहीं रुक गई। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति पर जो आरोप लगे वो सही पाए जाएं, आरोप सिद्ध हो जाएं, तब क्या होगा? तब इस सदन के द्वारा उस पर मतदान करना होगा। अगर ये सदन इसके बाद कुल संख्या के, सदन कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, अगर सदन अपनी संख्या के, जो जांच कराने वाला सदन है, अपनी संख्या के, कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, जिस क्षण पारित करेगा उसी क्षण राष्ट्रपति पद से हटाया हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन जब राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति के रूप में अब तक उसके जितने भी कार्य किए जा चुके हैं वो वैध बने रहेंगे, उनकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के हटाने का तरीका है, महाभियोग है। अब तक हमारे यहाँ किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रपति अच्छे रहे हैं, नैतिक रूप से समृद्ध रहे हैं, बेहतर रहे हैं, बेहतर भूमिका निभाई है उन्होंने, संविधान के मुताबिक संविधान सम्मत भूमिका निभाई है, ये कहना ठीक होगा। अगर राष्ट्रपति को हटा दिया गया या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त हो जाएगा तो कौन बनेगा राष्ट्रपति? इसका भी संविधान में उपाय है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का आकस्मिक कृत्य, ऐसे लिखते हैं, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65 कहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं हो तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, उन्हीं के पास राष्ट्रपति का भी चार्ज था, चुनाव लड़ते समय उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो दोनों पद खाली हो गए। उपराष्ट्रपति पद के से त्यागपत्र दे दिया, खुद ही त्यागपत्र लिखा उपराष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जाके स्वीकार कर लिया, तो दोनों पद रिक्त हो गए। तो एम हिदायतुल्लाह को बनाया गया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है। तो संविधान संसद को यह अधिकार देता है आर्टिकल 70 के अंतर्गत कि संसद कोई कानून बना सकती है। तो संसद ने कानून बनाया है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यह भी अनुपस्थित है। यदि ये भी नहीं है
तो कौन काम करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ये बात तो हो गई कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो कौन बनेगा राष्ट्रपति। लेकिन कब बनेगा राष्ट्रपति, ये भी बताना जरूरी है। तो कब बनेगा राष्ट्रपति, इसके लिए आर्टिकल 62 है, वो समयावधि की बात करता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो रहा है तो समयावधि क्या होगी। दो बातें करता है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यकाल से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले होगा। यानी जैसे राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहा है, तो जिस तारीख को 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई, अचानक पद खाली हो गया, राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, ऊपर वाले ने त्यागपत्र ले लिया, मृत्यु हो गई, तो अगर आकस्मिक रिक्त हुआ है तब ऐसी दशा में, या राष्ट्रपति हटा दिया गया, तो रिक्त की तारीख से, रिक्त की तिथि से, जिस तारीख को पद रिक्त हुआ है 6 माह के भीतर, रिक्त की तिथि से 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, ये बाइंडिंग है। इस प्रावधान का किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं हो सकता, किसी भी दशा में उल्लंघन नहीं हो सकता, प्रत्येक दशा में इसका पालन होना चाहिए। आर्टिकल 57 कहता है हमारे यहाँ कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। कितनी बार राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। अमेरिका में लिमिट है, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार चुना जा सकता है, यानी पुनर्निर्वाचन केवल 1 बार हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति जितनी बार चाहे चुना जाए, पुनर्निर्वाचन चाहे जितनी बार हो सके, कोई सीमा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो पुनर्निर्वाचन मल्टीपल टाइम हो सकता है। हालांकि केवल 1 बार ऐसा हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि बड़े रोड़े थे उनके राह में, क्योंकि नेहरू जी ने पब्लिकली ये कह दिया कि भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें नैतिकता का परिचय देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए और लोगों को मौका दें कि वो भी राष्ट्रपति बने। हालांकि खुद भूल गए कि सन 47 से लेकर 64 तक प्रधानमंत्री रहे, तो वो नहीं चाहते थे कि दोबारा चुने जाएं, लेकिन पूरी कांग्रेस चाहती थी कि वो चुने जाएं, तो दोबारा चुन लिए गए। वो पुनर्निर्वाचन हो गया उनका, तो बड़ी जद्दोजहद के साथ हुआ, लेकिन हुआ पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 361 राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात करता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार मिलते हैं, कौन कौन सी उन्मुक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को। पहली बात कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए न्यायालय में कोई भी चुनौती नहीं दी जाएगी राष्ट्रपति के लिए। तो पहली बात यह है कि राष्ट्रपति को न्यायालय में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उसके कार्यों के लिए कोई भी चुनौती नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, जब तक वह राष्ट्रपति पद पर है तब तक उस पर कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होगा। अगर पहले कोई क्रिमिनल केस दर्ज था तो जब तक राष्ट्रपति के पद पर है उस पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, जब तक राष्ट्रपति पद पर है तब तक राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कोई भी न्यायालय आदेश पारित नहीं कर सकता। तीसरी बात। चौथी बात, राष्ट्रपति के ऊपर केवल सिविल मुकदमा हो सकता है। क्रिमिनल मुकदमा वो होता है जिसमें अपराध किया गया हो। सिविल मुकदमा अपराध से जुड़ा नहीं होता, वो जमीन से जुड़ा हुआ मुकदमा है, पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ मुकदमा है, नौकरी से जुड़ा हुआ मुकदमा है, तमाम चीज़ों से जुड़े हुए मुकदमे हैं। तो जिसमें अपराध नहीं है वो सिविल मुकदमा है। तो राष्ट्रपति पर केवल सिविल केस फाइल किया जा सकता है, सिविल मुकदमा फाइल किया जा सकता है। लेकिन सिविल सूट तब भी फाइल किया जाएगा राष्ट्रपति पर जब कम से कम 2 माह पूर्व की लिखित नोटिस दी जाए। दो माह पहले की लिखित नोटिस दी जाए। नोटिस में वाद का कारण, जिसने मुकदमा दायर किया है उसका नाम, पता, क्यों दायर किया है, ये सब स्पष्ट रूप से लिखना होगा, तभी मुकदमा किया जा सकता है, अन्यथा
नहीं किया जा सकता। तो केवल सिविल सूट होता है, किया गया है, सिविल सूट कभी-कभी किया गया है राष्ट्रपति पर। जैसे जब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे तब भी उन पर सिविल मुकदमा एक बार फाइल हुआ था। तो सिविल सूट हो सकता है, बाकी कोई मुकदमा नहीं हो सकता राष्ट्रपति पर। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके पद मुक्ति, इन सारी बातों से जुड़े हुए प्रावधान हैं, जो हम लोगों ने चर्चा कर लिए। अब राष्ट्रपति की पावर क्या होती हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति की शक्तियों को एक-एक भाग में हम लोग पढ़ते चलते चले जाते हैं। पहली बात, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्ज़ीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति के पास। क्या एग्ज़ीक्यूटिव पावर है? एग्ज़ीक्यूटिव मतलब सरकार चलाने की शक्ति, सरकार चलाने की शक्ति। लेकिन हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा गया है। आर्टिकल 53 ये संघ की कार्यपालिका शक्ति को वर्णन करता है। आर्टिकल 53 क्लॉज़ 1 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड है वो। संघ की कार्यपालिका का प्रधान है प्रेसिडेंट, पीआर हमने लिख दिया संक्षेप में, प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वह अपनी कार्यपालक शक्तियों का उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। कैसे करेगा संविधान के अनुसार? इसके लिए आर्टिकल 74 क्लॉज 1 बनाया गया है। 74 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाएगी और इस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति ऐसी दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी, नहीं होगी? तो शुरू में ये बहुत स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन संविधान सभा में जब बहस हुई थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम राष्ट्रपति के पद को ब्रिटिश ताज के समतुल्य बनाना चाहते हैं। ब्रिटेन के ताज ने अब तक पिछले 300 वर्षों के इतिहास में कभी अपनी मर्जी से काम नहीं किया है, अपने विवेक से काम नहीं किया है, हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह मानी है, मंत्रियों की सलाह मानी है। तो ये कहा गया कि भाई राष्ट्रपति भी मंत्रियों की सलाह से काम करेगा, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया बाद में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रपतियों ने अपने विवेक से कार्य करने की पहल की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उनके और नेहरू जी के साथ संबंध तल्ख रहे, खराब रहे। जब वीवी गिरि राष्ट्रपति बने तो रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल हुई और जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बड़ा कठोरता से दमन किया, बहुत मार पिटाई की रेलवे कर्मचारियों की। तो वीवी गिरि ने प्रधानमंत्री को बुला के कहा, भाई गलत बात है, ये मत करो। प्रधानमंत्री को बुरा लगा कि भाई राष्ट्रपति मेरी बात माने, मुझे सलाह न दे। फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा रहा था तो फ़खरुद्दीन अली अहमद इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि भई ये गलत बात है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए आपात लागू नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को बुरा लगा, मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊँ, मैंने ही राष्ट्रपति बनवाया वरना न बन पाते और मुझे सलाह दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि हम पर ही कतर देते हैं राष्ट्रपति के। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और इसमें जो प्रधानमंत्री की सलाह है, उस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा कठोर हो गया क्योंकि ये ठीक नहीं है। हमने जो राष्ट्रपति का पद बनाया है, क्योंकि ये सवाल उठता है लोगों के मन में कि भई अमेरिका में तो राष्ट्रपति है, सर्वे सर्वा है। हमने प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालक बनाया और नाम मात्र का प्रधान हमने राष्ट्रपति को बनाया। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो हमने ऐसा क्यों किया? राष्ट्रपति को नाम मात्र का बनाने की ज़रूरत क्या थी? ये ज़रूरत इसलिए थी बच्चों, क्योंकि हमारा राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए अभिभावक की तरीके से काम करता है, गार्जियन की तरीके से काम करता है। जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अब आप उनकी बात नहीं सुनते हो, वो कहते हैं बेटा फटी जीन्स पहन के घर से बाहर मत निकलो। आपको कहता है अरे दादू आप समझ नहीं रहे हो, ज़माना बदल गया है, फटे कपड़े पहनने का ज़माना है। वो कहते हैं नहीं भगवान ने सब कुछ दिया है, अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलो, फटे हुए मत पहनो, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हो। तो ऐसे ही सरकार है। वो राष्ट्रपति की बात माने या ना माने, लेकिन राष्ट्रपति एक ग्रैंड पेरेंट्स की तरीके से, घर के ग्रैंड पेरेंट्स की तरीके से प्रधानमंत्री के लिए डूज़ एंड डोंट्स के लिए सलाह देने के लिए है तो, कि तुम गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तो हमने इस तरीके से राष्ट्रपति का पद सृजित किया है और ये बेहद महत्वपूर्ण पद है भारत जैसे विशाल देश के लिए और विविधता युक्त देश के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के राष्ट्रपतियों ने इस तरीके से बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है। लेकिन अब हो चूंकि मेन एग्जामिनेशन के लिए एनालिसिस का पार्ट हो जाता है, हम लोग केवल प्री के लिहाज से अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो अ, उसको हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति इस तरीके से भूमिका निभा सकता है, निभाता रहा है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो सलाह है बाध्यकारी बना दी गई। फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 44वां संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के प्रभाव को, उसकी कठोरता को कम करने के लिए किया गया। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हुए। फिर इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाएगी, प्रेसिडेंट एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज देगा। राष्ट्रपति एक बार सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो सलाह आएगी, भले ही वही सलाह दोबारा आ जाए या बदल कर आ जाए, जैसे भी हो, पुनर्विचार के बाद जो सलाह आएगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तो इस तरीके से बच्चों देखो, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान ये बताते हैं कि हमने राष्ट्रपति को एक नाम मात्र के प्रधान के रूप में सृजित किया है और वास्तविक शक्तियां हमने वास्तव में प्रधानमंत्री को सौंपी हैं। यही संसदीय प्रणाली है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कहां तक करेगा। तो आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। संसद को कानून बनाने की शक्ति किन विषयों पर है, ये 7वें शेड्यूल में दी गई है। उन्हीं विषयों पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ये विस्तार है उसकी कार्यपालिका शक्ति का। आर्टिकल 77 है, ये संचालन है कि भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन कैसे होगा। भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन कैसे होगा, 3 बातें हैं आर्टिकल 77 में। पहली बात कि भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। सारी कार्य, कोई भी मंत्री निर्णय लेगा, अभी हमारे मंत्री ओमान यात्रा पर गए, इथियोपिया यात्रा पर गए, तमाम समझौते हुए उन देशों के साथ, तो माना जाएगा राष्ट्रपति ने किया है, जबकि गए प्रधानमंत्री हैं। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। दूसरी बात, अब जब सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाएंगे, राष्ट्रपति खुद तो करेगा नहीं, तो जो काम किए गए हैं उनको प्रमाणित कैसे माना जाएगा। तो आर्टिकल 77 ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेशों को या अन्य लिखित इंस्ट्रूमेंट्स, आदेश को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी सरकार कैसे चलाई जाएगी, आदेश, निर्देश, अधिसूचना, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेश और अन्य लिखितों, इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे पारित किया जाएगा, कैसे प्रमाणित किया जाएगा, राष्ट्रपति इसके लिए नियम बनाएगा। और अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए कोई नियम बनाया है, किसी आदेश को पारित किया गया है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वह राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित या लिखित नहीं है। 77 क्लॉज 2 साफ कह देता है। और 77 क्लॉज 3 ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है कि भारत सरकार की कार्यवाही को सरल तरीके से चलाने के लिए, भारत सरकार की कार्यवाही सरल तरीके से चलाई जा सके, इसके लिए राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कैसे हो, बंटवारा कैसे हो, डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण कहते हैं इसको, बंटवारा कैसे हो,
इसके लिए भी राष्ट्रपति नियम बनाएगा। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 कहता है। राष्ट्रपति नहीं बनाता, संविधान देता है अधिकार, व्यवहार में मंत्रिमंडल सचिवालय बनाता है, कैबिनेट सचिवालय बनाता है। संविधान ये अधिकार राष्ट्रपति को देता है। चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, प्रधान होने के नाते महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करना, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, सीएजी, लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्य इत्यादि, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि, सब कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करना और उन्हें पद से हटाना राष्ट्रपति का अधिकार है। तो ये कार्यपालक शक्तियां हैं। सैन्य शक्तियां भी दी गई हैं राष्ट्रपति को, मिलिट्री पावर भी दी गई हैं। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 कार्यपालिका शक्ति का ही भाग है। राष्ट्रपति सारी शक्तियों को सामान्यतः कार्यपालिका शक्ति के ही रूप में प्रयोग करता है। ये कार्यपालिका शक्ति का ही भाग है। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 ये कहता है कि राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होगा। सैन्य बलों का सर्वोच्च समादेश, सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। तीनों बलों का प्रेसिडेंट में होगा। सैन्य बलों का मतलब तीनों सेनाओं का। इसका मतलब है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होगा और सैन्य शक्तियों का सारा प्रयोग राष्ट्रपति करेगा। सैन्य शक्तियां क्या होंगी? कैसे युद्ध किया जाए, कैसे युद्ध विराम किया जाए, कैसे हथियार आदि के बारे में समझौते किए जाएं, कैसे सेना में नियुक्तियां किया जाए, ये सारी चीजें सैन्य शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्ति का ही हिस्सा है। अब राष्ट्रपति इन सैन्य शक्तियों का उपयोग कैसे करेगा? स्वाभाविक सी बात है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति विवेक से सामान्यतः कोई कार्य नहीं करता, कहीं अपवाद स्वरूप करता है, वो हम आपको बता देंगे। अन्यथा राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा, लेकिन यहां संसद के कानून के अधीन करेगा। मंत्रिपरिषद का परामर्श रहेगा और संसद का कानून रहेगा। सीओए मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद का परामर्श और संसद का कानून, इनके परामर्श से ही सैन्य शक्तियों का उपयोग करता है। कूटनीतिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कूटनीतिक शक्तियों का मतलब है डिप्लोमेटिक पावर। दूसरे देशों के साथ संबंधों की स्थापना कैसे की जाएगी, विदेशों के साथ कैसे संधियां समझौते किए जाएंगे, राजदूतों की नियुक्तियां कैसे होंगी, इसी को कूटनीतिक पावर कहते हैं। संविधान में वर्णन नहीं है इसका, लेकिन राष्ट्रपति प्रयोग करता है क्योंकि वह राष्ट्राध्यक्ष है। कार्यपालिका शक्ति का ही भाग है, यह भी कार्यपालिका शक्ति का भाग है। राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, जैसे आर्टिकल 11 क्लॉज 21 ये कहता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, संविधान में कहीं बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, संविधान इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहता है, बजट को। तो आर्टिकल 112 क्लॉज 1 ये कहता है कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। अनुदान मांगे लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश की जाती हैं। आकस्मिक निधि, ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के संरक्षण में होती है, प्रेसिडेंट का ही संरक्षण होता है, राष्ट्रपति के ही संरक्षण में रहती है। ये अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 267 क्लॉज 1 है। आकस्मिक निधि क्या होती है? भारत सरकार के पास जो पैसा होता है वो 3 तरीके से मैनेज होता है संविधान के मुताबिक। तो 3 तरीके की निधियां होती हैं, फंड्स 3 तरीके की होती हैं। कभी कभी इन पर क्वेश्चन आए हैं। 3 तरीके की निधियां हैं, 3 तरीके के फंड हैं। एक को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, यानी संचित निधि कहते हैं हिंदी में। दूसरे को कहते हैं लोक लेखा, बस इतना ही, पब्लिक अकाउंट। तीसरे को कहते हैं आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड। संचित निधि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 है, पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 क्लॉज 2 है और आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 क्लॉज 1 है। 3 निधियां हैं ये। संचित निधि भारत सरकार के भारत का समस्त आय व्यय
सरकार जितना कमाएगी, भारत सरकार जितना कमाएगी, जितना खर्चा करेगी, सब संचित निधि से होगा। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी पर्स है, सबसे बड़ी जेब है भारत सरकार की। जितना कमाएगी, जितना जमा करेगी, कहीं से भी टैक्स आ रहा है, विदेशों से उधार आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से उधार आ रहा है, निवेश आ रहा है, सब संचित निधि में आएगा। जितना खर्चा हो रहा है, मनरेगा में जा रहा है, सड़क बनने में जा रहा है, शिक्षा में जा रहा है, सब इसी से जाएगा। तो सबसे बड़ी पर्स है। लेकिन है तो भारत सरकार की पर्स, लेकिन कंट्रोल उसके पास नहीं है। कंट्रोल है पार्लियामेंट के पास। जेब भारत सरकार की है, हाथ नहीं डाल सकती उसमें, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कंट्रोल है, संसद उसे कंट्रोल करती है। इसके बाद फिर लोक लेखा निधि है। अब हम लोग सरकार के पास जो पैसा रखते हैं, कुछ पैसा ऐसा होता है जब हम चाहें वापस ले सकें। जैसे हमने बैंक में एफडी करा दी, बैंक में जमा कर दिया, एलआईसी में पैसा जमा हो गया, तो हमारी डिमांड पर हमें वापस मिलना चाहिए। अब हम बैंक में जाएँ और बैंक मैनेजर कहें रुको संचित निधि से, संसद से परमिशन लेके आते हैं, तो हम पूरे मोहल्ले के लोगों को पहुँच जाएँगे कि देखो हमारा पैसा दे नहीं रहा है, मारो पीटो। तो गुस्सा लगेगी लोगों को, ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो पब्लिक अकाउंट है, लोगों की जमाएँ हैं, जिनको लोगों की डिमांड पर देना होता है, ऐसे पब्लिक डिपॉज़िट के लिए लोक लेखा बनाया गया। ये बैंकर की तरीके से काम करता है। बैंकर की तरीके से लोक जमाओं के लिए है, पब्लिक डिपॉज़िट के लिए है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। जब चाहें पैसा जमा कर दें, जब चाहें पैसा निकाल लें। इसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं। इस पर भी कंट्रोल होता है, वित्त मंत्रालय कंट्रोल करके रखता है। इस पर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण होता है। तो हम जाते हैं बैंकों में, आसानी से पैसा निकाल लेते हैं, जमा कर देते हैं, एफडी करा देते हैं, जो करना चाहें कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं होती। आकस्मिक निधि, कंटिंजेंसी फंड, ये आकस्मिक व्यय के लिए है। अचानक कोई व्यय आ जाए, अब तो मान लो बहुत सारे फंड बन गए हैं। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बन गया, प्रधानमंत्री राहत कोष है, तरह तरह की चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन संविधान ने आकस्मिक व्यय के लिए अलग से कोष बनाया है, आकस्मिक निधि। संसद कानून बनाएगी इसके लिए और इसकी स्थापना करेगी, किया है संसद ने। इस आकस्मिक निधि पर भी कंट्रोल होता है। ये कंट्रोल है राष्ट्रपति का, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा होता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से पैसा निकल आएगा। नहीं भी राष्ट्रपति करेगा तो पैसा निकाल लेंगे, बाद में ले लेंगे सिग्नेचर। भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जाते हैं, करता नहीं है वो, उसके नाम से किए हुए कहे जाते हैं। तो आकस्मिक व्यय के लिए पैसा निकाला जा सकता है। तो 3 तरीके की निधियां हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति की वित्तीय पावर। अब राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां हैं। देखो, विधायी शक्तियों के रूप में संविधान में केवल एक पावर दी गई है राष्ट्रपति के लिए, और वो पावर है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के लिए। लेकिन बाकी भी वो कुछ काम करता है जिसको हम विधायी शक्तियों में काउंट कर सकते हैं, इसलिए कर लेते हैं। अन्यथा तो विधायी शक्ति केवल एक है राष्ट्रपति के लिए। क्या है विधायी शक्ति? पहली बात तो यह है कि वो संसद का अंग है। दूसरी बात, राज्यसभा में 12 लोगों को वो मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो संसद के सत्र बुलाता है, संसद के सत्र आहूत करता है, बैठकें बुलाता है, सम्मन करता है, उनके बैठकों के समापन की घोषणा करता है, सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, भाषण देता है संसद में, या संसद को संदेश भेज सकता है, आर्टिकल 86 कहता है। और आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति संसद को 2 अवसरों पर अनिवार्य रूप से संबोधन करेगा। यानी 2 अवसरों पर संसद की कार्यवाही राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होगी। कौन से 2 अवसर हैं? पहला है आम चुनाव के बाद, जब आम चुनाव हो, आम चुनाव मतलब साधारण चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो, आम चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक, आम चुनाव के बाद जब संसद या लोकसभा की पहली बैठक बुलाई जाती है तो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होगी। और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र,
प्रत्येक वर्ष माना जाता है 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी के बाद हमारे यहाँ जो पहला सत्र होता है वो जनवरी के लास्ट सप्ताह से शुरू होता है, जिसमें बजट पेश होता है। इसको हम लोग बोलचाल में बजट सत्र कहते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का मतलब बजट सत्र नहीं है। अगर हमारे आंसर में कि राष्ट्रपति अनिवार्य संबोधन करता है बजट सत्र को, तो हम गलत मानेंगे, क्योंकि बजट सत्र को नहीं संबोधित करता, वो पहला सत्र होने के नाते उसे संबोधित करता है। ये ध्यान रखना, वरना गलतियां हो जाएंगी। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं, जैसे धन विधेयक है, नए राज्यों के निर्माण या नाम सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक है, राज्यों के द्वारा अगर अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता पर रोक लगानी है तो ऐसा विधेयक है, कृषि आय की परिभाषा में कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर विधेयक संसद के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं तो संसद के द्वारा पारित करने के बाद विधेयक तभी कानून का रूप धारण करते हैं जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे दे। कैसे देता है? आर्टिकल 111 ये राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति कैसे देता है। आर्टिकल 111 कहता है कि राष्ट्रपति या तो विधेयकों पर अनुमति देगा, और अगर अनुमति दे देगा तो विधेयक कानून बन जाएगा। अनुमति दे देगा तो विधेयक कानून बन जाएगा। या फिर राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक सकता है, अनुमति रोक लेगा, और अगर राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक लेगा तो कानून नहीं बनेगा, तो कानून नहीं बनेगा। तीसरा अधिकार राष्ट्रपति को है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किसके पास? संसद के पास, क्योंकि संसद ने ही भेजा था ना। लेकिन अब यहां पर एक शर्त यह है कि धन विधेयक को नहीं भेज सकता पुनर्विचार के लिए, धन विधेयक को छोड़कर, क्योंकि धन विधेयक में सारे तरीके के डिले खत्म कर दिए गए हैं, विलंब खत्म कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के पास, और पुनर्विचार के बाद जब वापस आएगा, पुनर्विचार के बाद जब वापस आएगा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, तब वह अनुमति नहीं रोकेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति को विधेयकों पर अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। कोई समय सीमा नहीं है विधेयकों पर अनुमति देने के लिए, क्योंकि अभी न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया था तो विवादों में आ गया था। फिलहाल कोई समय सीमा नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने योग्य है कि जब राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति रोकता है तो इसको वीटो कहते हैं। वीटो कहते हैं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आई ऑब्जेक्ट, यानी मैं मना करता हूं, मैं मना करता हूं। तो जब राष्ट्रपति विधेयकों पर अनुमति देने को मना कर देता है तो इसको वीटो कहते हैं। 4 तरीके की वीटो पावर होती हैं। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन राजनीतिक शब्दावलियों में वीटो 4 तरीके से यूज की जाती हैं। 4 तरीके से वीटो पावर यूज किए जाते हैं राजनीतिक शब्दावलियों में। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है विशेषित कहते हैं हिंदी में, क्वालिफाइड। तीसरा होता है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। और चौथा होता है पॉकेट या जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। 4 तरीके के वीटो होते हैं, ये पूरे विश्व में प्रचलन में है। भारत में इनमें से आत्यंतिक है, निलंबनकारी है और पॉकेट वीटो है। पॉकेट, सस्पेंसिव और एब्सोल्यूट है। जो क्वालिफाइड वीटो है वो भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है, ये भारत में नहीं है, अमेरिका में है, अमेरिका में है, भारत में नहीं है। भारत में 3 तरीके के वीटो पावर यूज होते हैं। कैसे होता है? एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं जब राष्ट्रपति अनुमति ना दे, अनुमति रोक ले तो किसी भी दशा में कानून न बने। राष्ट्रपति ने अनुमति रोक लिया तो कोई भी ताकत कानून नहीं बना सकती। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अब दूसरा तरीका है कि राष्ट्रपति ने अनुमति रोका
और संसद कानून बना ले जाए। संसद कानून बना ले जाए। कैसे बना ले? पहला तरीका है विशेष बहुमत से। तो अगर राष्ट्रपति ने अनुमति रोका और विधायिका विशेष बहुमत से कानून बना ले, विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के अनुमति रोकने को रद्द कर दे, तो विशेष बहुमत से अगर कानून बना ले तो इसको विशेषित वीटो कहते हैं। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति वीटो कर लेता है किसी भी विधेयक पर, कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर, तो अमेरिका की कांग्रेस चाहे तो विशेष बहुमत से राष्ट्रपति के वीटो को रद्द कर देती है, कानून बना लेती है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति ने अनुमति रोक लिया, नहीं दिया, तो संसद साधारण बहुमत से कानून बना ले, साधारण बहुमत से कानून बना ले, तो उसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। जैसे जैसे जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेज देता है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने विधेयक पर अनुमति रोक ली। अनुमति नहीं दी ना, तभी तो पुनर्विचार के लिए भेजा, इसका मतलब उसने रोक लिया। लेकिन संसद जब दोबारा पारित करके इसे भेज देती है, संसद कैसे पारित करती है? सारे कानून साधारण बहुमत से बनते हैं, तो संसद साधारण बहुमत से पारित करके जब भेज देती है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोकता, अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये हो गया सस्पेंसिव वीटो। तो संसद साधारण बहुमत से कानून बना लेती। पॉकेट वीटो होता है जब अनुमति देने या न देने की घोषणा ही न हो, राष्ट्रपति कुछ कह ही नहीं रहा है, ना तो वह अनुमति दे रहा है, ना वो अनुमति रोक रहा है। विधेयक टेबल पर पड़ा हुआ है, असीमित समय के लिए पड़ा रह सकता है, कोई समय सीमा नहीं है, असीमित समय के लिए पड़ा रह सकता है। इसीलिए एक संकेत है कि ऐसा लगता है मानो राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी पॉकेट में रख लिया है और निकालकर विचार ही नहीं किया है। इसलिए इसको सांकेतिक भाषा में पॉकेट वीटो कहते हैं। भारत में एक बार इसका उपयोग किया गया है, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, डाकघर संशोधन विधेयक जब पेश किया गया था, तो इसलिए पेश किया गया था क्योंकि हमारे देश में आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, नक्सलवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि आतंकियों और नक्सलियों के बीच बातचीत का साधन भी टेलीफोन होते थे, पोस्ट ऑफिस होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेलीफोन थे नहीं, मोबाइल का ज़माना, दूर दूर तक कल्पना भी नहीं थी कि मोबाइल आएगा। तो पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियां लिख करके भेज देते थे और वो पहुंचा देते थे पोस्टमैन, उन्हें क्या पता कहाँ जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा साधन था। तो सरकार ने ये तय किया कि कैसे हम इनको ट्रैप करें। तो ट्रैप करने के लिए सरकार ने इस कानून में ये संशोधन कर दिया, डाकघर कानून में, कि पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को यदि लगता है कि किसी चिट्ठी पर कोई भी गड़बड़ चीज़, अगर उन्हें संदेहास्पद कुछ भी है, तो उसे ओपन करें, पढ़ें, और अगर कुछ संदेहास्पद है तो पुलिस को दे दें, नहीं है तो फिर से चिपका के और घर पहुंचवा दें। लेकिन ये तो बड़ी गजब बात थी भाई। क्यों? क्योंकि आदमी अपनी भावनाएं पत्रों के माध्यम से शेयर करता था, कोई फ़ोन का ज़माना तो था नहीं उस दौरान। अपनी जो गोपनीय बातें हैं, परिवार की निजी बातें हैं, सब पत्रों के माध्यम से शेयर करता था। तो पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को सब पता लग जाएगा, और उसमें आदमी जब अपनी भावनाएं शेयर करता है, तो पता चला कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को पत्र पढ़ने में मज़ा आ रहा है, पता चला पूरा पोस्ट ऑफिस सबका लेटर खोल खोल के पढ़े जा रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं थी, ये लोगों के निजता के साथ खिलवाड़ था। इसलिए जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम पॉकेट वीटो कर लेंगे, क्योंकि बाकी करते तो संसद कानून बना ले जाती, तो उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज़ कर लिया और उस पर अनुमति, ना तो अनुमति दी ना तो रोकी, टेबल पर पड़ा रहने दिया। उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उनके बाद जब आर वेंकट रमन आए राष्ट्रपति बन के, तो आर वेंकट रमन को पता चला कि भाई अरे पुराना वाला विधेयक पड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने उस विधेयक को संसद के पास वापस भेज दिया। हालांकि दोबारा वापस नहीं आया और वो कानून नहीं बना। तो इस तरीके से उसका अंत हुआ। तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है। तो ये वीटो पावर होती हैं। इसके बाद फिर जो वास्तव में संविधान में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति दी गई है, उसको अध्यादेश की शक्ति कहते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस।
राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है? आर्टिकल 123 अध्यादेश की शक्ति देता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली घोषणा है। यह राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यों में राज्यपाल के द्वारा यानी कार्यपालिका के द्वारा की जाने वाली घोषणा है, लेकिन इसका महत्व और प्रभाव संसद के कानून जैसा होता है। संसद के कानून जैसा होता है, ऐसी घोषणा को अध्यादेश कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। कब जारी करेगा? जाहिर सी बात है, जब संसद सत्र में ना हो, संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। सत्र में ना हो इसका मतलब है दोनों सदन सत्र में ना हो या एक भी ना हो। अगर एक सत्र में है दूसरा नहीं है तब भी माना जाएगा कि सत्र में नहीं है, संसद सत्र में नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना जरूरी है। तो अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किन विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाएगा? उन सारे विषयों पर अध्यादेश जारी किया जाएगा जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति है केवल उन विषयों पर। इसका मतलब यह है कि अध्यादेश संसद की कानून बनाने की शक्ति के समतुल्य है। इससे संविधान संशोधन नहीं हो सकता, इससे मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, संविधान संशोधन नहीं हो सकता, मूलाधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति के समानांतर है। ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये कानून बनाने की शक्ति के समानांतर है, संविधान संशोधन इससे नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने पर वही सीमाएं हैं जो संसद के कानून बनाने पर सीमाएं हैं। जैसे न्यायालय संसद के कानून का पुनर्विलोकन कर सकता है, ऐसे राष्ट्रपति के अध्यादेश का भी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, उसे रद्द किया जा सकता है। तो सीमाओं के अधीन राष्ट्रपति को अगर विधायी कार्य करने में अंतराल है, संसद उपलब्ध नहीं है, बैठकें कम होती हैं, तो राष्ट्रपति को ये अवसर दिया गया है। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगा, लागू करेगा, पिछली तारीखों से भी सिविल मामले में लागू कर सकता है जैसा चाहे। कितने समय के लिए अध्यादेश जारी करता है? संविधान में कोई समय सीमा तो फिक्स नहीं है, लेकिन संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा, वो अध्यादेश जारी होने के बाद जो संसद का तुरंत सत्र शुरू होगा उसमें पेश होगा, और संसद के सत्र में पेश होने के बाद पहली तारीख से, संसद की बैठक शुरू होने की पहली तारीख से 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित हो जाना चाहिए। अगर वह 6 सप्ताह के भीतर पारित हो जाए तो वह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए तो कानून बन जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। अगर संसद ने पारित नहीं किया तो क्या राष्ट्रपति दोबारा अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं। के सिंह बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति ऐसी दशा में दोबारा अध्यादेश जारी करेगा तो उसे न्यायालय रद्द कर देगा, नहीं जारी कर सकता। एक बात। दूसरी बात, किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी संविधान नहीं बताता, लेकिन हम गणना कर सकते हैं। क्या गणना कर सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि संसद के 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। 6 माह के बीच एक बैठक बुलानी जरूरी है, और जैसे ही बैठक शुरू होगी उससे 6 सप्ताह के भीतर पारित करना जरूरी है। तो 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह और 6 सप्ताह राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि हो सकती है किसी भी मामले में। तो ये अध्यादेश के बारे में चर्चा है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में राष्ट्रपतियों को नहीं दिया गया है, भारत में है, राष्ट्राध्यक्षों को नहीं दिया गया है। भारत में है इसलिए इसे औपनिवेशिक विरासत का हिस्सा भी माना जाता है। हालांकि दुरुपयोग भी कभी कभी हुआ है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन करेंगे और रद्द कर सकेंगे अगर दुरुपयोग किया जाता है तो ये अध्यादेश की पावर है, और इतनी ही सारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बाद फिर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। आर्टिकल 72, इसको न्यायिक शक्ति भी कह देते हैं।
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के क्षमादान या न्यायिक जैसी शक्तियां हैं, ये भी कार्यकारी शक्ति का ही भाग है, ये भी कार्यपालिका शक्ति का ही हिस्सा है। कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते वह इन शक्तियों का प्रयोग करता है, संघ के कानून के अधीन करता है, संघ का जो कानून है उस कानून के अधीन करता है, सेना का जो कानून है सेना कानून के अधीन भी करता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति पूरी तरीके से। कैसे क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है? केवल क्षमादान नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति को क्षमादान करने, पार्डन करने का अधिकार है, लघुकरण करने, कम्यूटेशन का अधिकार है, परिहार रेमिशन करने यानी परिहार करने, रेमिशन करने का अधिकार है, विराम करने, रेस्पाइट का अधिकार है, और प्रविलंब करने, रेप्राइव का अधिकार है। तो ये 5 तरीके की शक्तियां हैं, केवल क्षमादान की शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान के अलावा भी क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? पहले तो क्षमादान, किसी भी दंड को क्षमा करना। क्षमा करने का मतलब है व्यक्ति को निर्दोष बना देना। कानून की नजर में व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, कानून की नजर में व्यक्ति निर्दोष हो जाता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है और राष्ट्रपति सेना न्यायालय के दंड को भी क्षमा कर सकता है पूरी तरीके से। और जब राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान दे देता है तो वो कानून की नज़र में निर्दोष हो जाता है, इनोसेंट हो जाता है। लघुकरण, लघुकरण का मतलब है बड़े दंड को कम करना। जो दंड बड़ा है उसको कम कर देना। कम करने का मतलब है दंड की मात्रा भी बदल जाए, प्रकृति भी बदल जाए, दोनों बदल जाए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, कठोर कारावास दिया गया है, तो अगर इसको कम्यूट करेंगे तो दंड का अमाउंट भी कम कर देंगे, 10 से 5 कर देंगे और कठोर से साधारण कर देंगे, कठोर से साधारण कर देंगे। तो ये लघुकरण हो गया। परिहार तीसरा है, राष्ट्रपति परिहार भी कर सकता है, रेमिशन भी कर सकता है। इसका मतलब है कि दंड की मात्रा कम करेगा, मात्रा कम करेगा, प्रकृति नहीं करेगा, प्रकृति में बदलाव नहीं करेगा, प्रकृति में बदलाव नहीं करेगा। जैसे इसी को अगर हम ले लें, मान लो 10 वर्ष का कठोर कारावास किसी व्यक्ति को दिया गया, सश्रम कारावास कहते हैं, कठोर कारावास कहते हैं, किसी को दिया गया, तो अगर रेमिशन किया जाएगा तो 10 को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन कठोर ही बना रहेगा, कठोर ही बना रहेगा। लघुकरण में कठोर से साधारण हो जाएगा, लेकिन रेमिशन में कठोर से साधारण नहीं होगा, कठोर ही बना रहेगा, मात्रा केवल कम हो जाएगी। विराम, किसी अति आवश्यक कारणवश राष्ट्रपति दंड को लागू होने से रोक लगा देता है। यानी दंड तो मिला हुआ है, क्षमा नहीं किया जा रहा है, दंड लागू नहीं होगा। जैसे कोई गर्भवती महिला है, उसको मृत्युदंड मिला है, तो उसके दंड को रोक देगा। कब तक के लिए? हमेशा के लिए भी रोक सकता है, अस्थायी समय के लिए भी रोक सकता है। तो दंड को लागू होने से रोक देना, रोकना विराम है। प्रविलंब, प्रविलंब कहते हैं अस्थायी निलंबन है, अस्थायी निलंबन है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है, तो उसने राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका दायर की है, तो जब तक राष्ट्रपति क्षमादान की याचिका पर विचार नहीं कर लेता, तब तक के लिए उसके दंड को लागू होने से रोक देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रविलंब। तो अस्थायी निलंबन है दंड का, तो ये प्रविलंब है। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति उपयोग में लाता है। हालांकि क्षमादान की शक्तियां भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही करता है। अध्यादेश मंत्रिपरिषद के परामर्श से जारी करेगा। क्षमादान, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेगा, विवेक से नहीं करता। इसलिए राजनीतिक आधार पर दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए न्यायालय ऐसी शक्तियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इप्रूव सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है इसमें। अब
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं, वो हम लोग आपातकाल का खंड अलग पढ़ेंगे, तो वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां हैं। देखो, संविधान राष्ट्रपति को कोई भी विवेकी शक्ति नहीं सौंपता। संविधान राष्ट्रपति को कोई भी विवेकी शक्ति नहीं सौंपता, क्योंकि संविधान आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, और 42वें संशोधन ने सलाह को बाध्यकारी बना दिया। तो राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अवसर हैं जहां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बिना कार्य कर लेता है, उसी को विवेकी कहते हैं। जैसे नंबर 1 हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, उसी में से निष्कर्ष निकालते हैं। जब मंत्रिपरिषद सलाह देती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देता है 44वें संविधान संशोधन के बाद से, तो ये विवेकी शक्ति है। जब विधेयक अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस पर पॉकेट वीटो यूज कर लेता है, तो विवेकी शक्ति है। जब राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को कोई संदेश भेजना चाहे, तो ये उसकी विवेकी शक्ति है। इसके अलावा आर्टिकल 78 क्लॉज बी में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार से, प्रधानमंत्री से सरकार की कार्यवाही के बारे में कोई भी सूचना मांग सकता है। आर्टिकल 78 क्लॉज सी ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि किसी मंत्री ने अगर निर्णय लिया है और मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राष्ट्रपति उसे विचार के लिए रखवा दे। ये भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ये राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राष्ट्रपति उपयोग कर लेता है। कुछ आपवादिक अवसर हैं, अन्यथा नहीं। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है, लेकिन अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले, क्योंकि परंपरा संसदीय परंपरा है, तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। मान लो किसी दल को बहुमत नहीं मिला, तो किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? तो इस बारे में कहीं कोई स्पष्टता नहीं है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये एक आकस्मिक दशा है कि जब किसी दल को बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। या फिर नेतृत्व की अनिश्चितता हो जाए, या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खो दे, सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे, तो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की राय मानना जरूरी नहीं है। हालांकि ब्रिटेन में इन परिस्थितियों में भी ताज मान लेता है, लेकिन भारत के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि भारत ब्रिटेन से अलग देश है, बड़ा देश है, परिस्थितियां भिन्न है। तो राष्ट्रपति ऐसी दशा में बात नहीं मानता है, मंत्रिपरिषद की राय नहीं मानता है। पिछले उदाहरण यही दर्शाते हैं। तो ये ऐसे अवसर हैं जब राष्ट्रपति अपनी विवेकी शक्तियों का प्रयोग कर लेता है। तो ये राष्ट्रपति, क्योंकि हमारा संविधान कहता है अगर हम लोग राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण करें मेन एग्जामिनेशन के नज़रिए से, तो संविधान के प्रावधान हम बताएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर की बहस बताएंगे जो हमने अभी बताया था, और उच्चतम न्यायालय ने राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य का मामला है, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का मामला है। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान है। यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि अगर लोकसभा भंग हो जाती है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, तब भी मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना कार्य नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का होना सदैव आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है। तो ये राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में चर्चा है। गठबंधन सरकारों के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका बहुत सक्रिय हो जाती है, और हमारे यहाँ राष्ट्रपतियों ने समय समय पर प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति ने समय समय पर एक्टिव भूमिका निभाई है। जैसे जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने सरकार को पूरा लागू करने का सुझाव दिया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। तो उन्होंने पूरा का सुझाव दिया था, तत्कालीन सरकार ने लागू कर दिया था, हालांकि सरकार बदली, उसने रद्द कर दिया। बाद में वर्ल्ड बैंक ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम था, लागू करना चाहिए था, रद्द नहीं करना चाहिए। तो अटल जी ने लागू किया था,
क्योंकि डॉक्टर कलाम अटल जी के समय भी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी के भी समय प्रधानमंत्री थे। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रद्द कर दिया। तो पूरा कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर कलाम की सिफ़ारिश पर ही हुई। बहुत ही एक्टिव प्रेसिडेंट थे और जब भी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा, लाभ के पद का दुरुपयोग किया गया, सरकार ने किया, राजनीति में अपराधीकरण तेज़ी से बढ़ा, तो डॉक्टर कलाम ने हर मुद्दे पर सरकार को लिखा कि भई सरकार इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास करे। तो बड़े एक्टिव प्रेसिडेंट थे। तो जब-जब गठबंधन सरकारें होती हैं और कहीं भी अनियमितता की स्थिति होती है, तो राष्ट्रपति मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। राष्ट्रपतियों ने अच्छी भूमिका निभाई है, प्रेसिडेंशियल एक्टिविज़्म का परिचय भी दिया है। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा हो गई। अब वाइस प्रेसिडेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति भी हम लोग पढ़ते हैं, तो आज ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिका से हमने ये पद ग्रहण किया है उपराष्ट्रपति का। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा भारत का। उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? आर्टिकल 66 निर्वाचन की बात करता है उपराष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। और कैसे होगा? संसद के सदस्य करेंगे। संसद के सदस्य करेंगे, दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे और सभी सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य शामिल होंगे। ये मिलकर के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। तो निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे, सभी सदस्य शामिल होंगे, केवल निर्वाचित नहीं। चुनाव कैसे होगा? वही अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत के जरिए, जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति के लिए समझा है। योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यही योग्यता है उपराष्ट्रपति के चुने जाने के लिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तो सेवा शर्तें भी होंगी उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति के लिए केवल 2 ही सेवा शर्तें बताई गई हैं। एक तो उपराष्ट्रपति अ, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई सदस्य उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदस्यता त्याग दी है वहाँ की। वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। बस 2 ही बातें हैं। सेवा शर्तों में वेतन भत्ते के बारे में चर्चा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति के रूप में जब तक वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो राष्ट्रपति की भांति वेतन और भत्ते सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक काम कर सकता है बस। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई सैलरी मिलती ही नहीं है, यानी एक तरीके से बेरोजगार है। लेकिन उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए उसे कार्य सौंपा गया है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसे वेतन भत्ते पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं, लोकसभा स्पीकर के बराबर मिलते हैं। तो ये व्यवस्था की गई है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है? कार्यकाल कितना होगा? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष से पहले वह राष्ट्र त्यागपत्र दे सकता है, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, या फिर उसे हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? आर्टिकल 67 बताता है कि उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाएगा। हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। अगले पेज पर लिख लेते हैं। हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में आएगा और 14 दिन की पूर्व नोटिस पर आएगा। 14 दिन की पूर्व नोटिस पर आएगा। फिर राज्यसभा यदि उसे तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया जाए। तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या है? तत्कालीन का मतलब है जैसे राज्यसभा में 243 सदस्य होते हैं टोटल,
और मान लो उसमें जो वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी है, यानी 15 सीटें खाली हैं, रिक्त हैं, तो जो तत्कालीन सदस्य हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 245 माइनस 15 यानी 230। तो इसका बहुमत 230 का बहुमत, तो 230 का बहुमत क्या होगा? आधे से एक ज्यादा। तो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित हो, इसके बाद इसे लोकसभा में भेजा जाएगा, और जब लोकसभा इससे सहमत हो, लोकसभा सहमत हो, इसका मतलब है कि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करे, तो फिर उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, वास्तविक बहुमत से पारित करेगी राज्यसभा, वास्तविक बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित करेगी लोकसभा, प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, तब उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा। अब उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं कि अगर उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है तो कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 1, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले करा लिया जाना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के लिए हमने समय सीमा पढ़ी कि 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए ध्यान रखना इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति के लिए संविधान में कोई भी समय सीमा वर्णित नहीं है कि कितने समय के भीतर चुनाव होगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान संविधान में है। ध्यान रखना इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। ये परंपरा है कि चुनाव हो जाता है, लेकिन प्रावधान संविधान में नहीं है। ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या कार्य है उपराष्ट्रपति का? 2 कार्य है। आर्टिकल 64 कहता है कि वह राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, पदेन सभापति होगा। इसका मतलब यह है कि वह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, लेकिन जब जब राज्यसभा की बैठकें होंगी, राज्यसभा की बैठकों में वह भाग लेगा, और जब राज्यसभा की बैठकों में भाग लेगा तो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। इसलिए उसे कहते हैं पदेन सभापति, और उसे वेतन भत्ते सुविधाएं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही मिलती हैं, जो स्पीकर के समकक्ष होती हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि वो राष्ट्रपति के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के आकस्मिक कृत्यों का निर्वाह करेगा। तो यही उपराष्ट्रपति की भूमिका है, और इसी तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान हो गए। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में पूछा गया, देखो, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संबंध में विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। बिल्कुल बात सही है, अभी हमने पढ़ा। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बिना भी कर सकते हैं। गलत है, बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के नहीं हो सकता, मारूराम का जजमेंट है। तो आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 23 का क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने अर्ह हैं। गलत है, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाच्य विधानसभा की सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होता है। गलत है, जनसंख्या और सीटों के अनुपात पर निर्भर करता है। ये भी गलत हो गया, वो टेबल हमने पढ़ी है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल से अधिक है। गलत है, कम है। अगला है पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है। बिल्कुल, यही एक सही है। इसी तरीके से देखो 2023 में पूछा गया, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत अविधि मान्य हो जाते हैं। गलत है, वैध बने रहते हैं। आर्टिकल 71 हमने अभी पढ़ा।
भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी यानी टाला जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं, उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन कभी टाला नहीं जा सकता। हमने अभी पढ़ाया आपको आर्टिकल 71। कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। गलत बात है, संविधान राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा वर्णित नहीं करता। तो इसी तरीके से बच्चों देखो प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर देखो मेन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। ये तो किन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल, तो ये आपातकाल पढ़ेंगे हम लोग, तब वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोगों ने आपातकाल की शक्तियाँ नहीं पढ़ी हैं। राष्ट्रपति, जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। कुछ कमियां भी होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ जटिलताएं भी हैं। हम लोगों ने पढ़ा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ एक से अधिक चुनाव होना हो, लेकिन यहाँ एक ही पद है तो इसलिए उपयोग किया गया। जब हम लोग एलिमिनेशन करते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति में, तो एक से अधिक कौन जाएगा ये नहीं पता होता ना, तो इसलिए कमियां भी होती हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अगर हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ लें, अमेरिका और फ्रांस दो का पढ़ लेते हैं चलो। अमेरिका और अगर अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अमेरिका में जनता एक निर्वाचक मंडल चुनती है। पहले निर्वाचक मंडल चुना जाता है और वह निर्वाचक मंडल अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। निर्वाचक मंडल में जितनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की सीटें होती हैं, कांग्रेस के बराबर सीटें होती हैं। 435 प्लस 100 और टोटल मिला के 538 होती हैं। तो कांग्रेस के बराबर सीट होती है, कांग्रेस वहाँ का विधानमंडल है। तो इस तरीके से निर्वाचक मंडल चुना जाता है। वह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करता है और ख़त्म हो जाता है। केवल इसी काम के लिए चुना जाता है। फ्रांस में जो राष्ट्रपति चुना जाता है, फ्रांस का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, लेकिन 50% प्लस 1 वोट पाना जरूरी है। अगर किसी को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला तो दोबारा चुनाव होगा, दोबारा निर्वाचन होगा, यानी बड़ा विलंबकारी है, बड़ा ही जटिल है। तो तब दोबारा चुनाव कराना पड़ता है फ्रांस में। लेकिन जो दोबारा चुनाव होता है वो अंतिम 2 सर्वाधिक मत पाए हुए प्रत्याशियों के बीच होता है। तो इस तरीके से अमेरिका और फ्रांस में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। हटाए कैसे जाते हैं? अमेरिका में भी महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। महाभियोग की शुरुआत वहाँ कांग्रेस करती है और कांग्रेस आरोप लगा करके पारित करके सीनेट के पास भेज देती है। अब सीनेट एक न्यायालय की तरीके से काम करता है, ट्रायल चलाता है और अमेरिका का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वहाँ ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद अगर राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है और सीनेट अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो अमेरिका का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। फ्रांस में राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है? फ्रांस में राष्ट्रपति के हटाने के लिए ये व्यवस्था है कि वहाँ की संसद महाभियोग चला सकती है, लेकिन जब वहाँ की संसद महाभियोग चलाती है तो वहाँ की सीनेट और नेशनल असेंबली दोनों मिलकर एक हाई कोर्ट का गठन करते हैं, एक उच्च न्यायालय का गठन करते हैं और उस उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति को हटाने के मामले में सुनवाई होती है, तब राष्ट्रपति हटाया जाता है। तो और जटिल प्रक्रिया है। तो अलग अलग देशों ने राष्ट्रपति को हटाने के बारे में इस तरीके की प्रक्रियाएं अपना रखी हैं। तो ये राष्ट्रपति के हटाने के विषय में पूरी चर्चा हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने, आज हमारा टॉपिक बेसिकली राष्ट्रपति ही था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। बाकी महान्यायवादी है, कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, ये सारे टॉपिक भी हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे हम लोग। तब महान्यायवादी पर अभी 2025 में भी मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। इससे पहले भी महान्यायवादी पर मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट हुआ है।
बेसिकली। तो वो महान्यायवादी हम लोग अलग पढ़ेंगे जब अलग टॉपिक में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमने कवर किया है। बाकी आगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी सब कवर होंगे। ठीक है? तो उम्मीद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे दूसरी क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। बिना परिश्रम के सफलता मिलने वाली नहीं है। लेकिन परिश्रम के साथ-साथ सही दिशा होनी चाहिए और हर टॉपिक की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को समझ करके बार-बार रिवाइज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज़ को ही फ़ोकस करो। जो समय मिले फिर नए क्वेश्चन पर ध्यान दो। अन्यथा मेन के लिए तो 100% पीवाईक्यू, प्री के लिए जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। इसी से सफलता मिलेगी। फिलहाल आज के लिए इतना है। इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक में। थैंक यू।